अब एकदम चुप हो जाओ। ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या था, एंड फाइनली हमें ये पता चला कि जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है और सेंटर की तरफ हमेशा एक डायरेक्टेड फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसा ही यहाँ पे ग्रेविटी लगाता है बेटा। और इस तरह के केस में नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है जो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो कौन प्रोवाइड करता है, कूलम्ब, है ना। तो ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था एटम का। अब इनकी अपनी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो पहले लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या क्या वो नहीं बता पाए, he couldn't tell anything about the speed of electron, कितना होगा, he couldn't tell anything about speed of electron। अगला पॉइंट लिखो, he couldn't tell anything about the speed of electron। दूसरा, he couldn't tell anything about the energy of the electron। and most importantly he couldn't explain the stability of the atom। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये क्या चीज है बेटा, ठीक है। he couldn't बोलो, he couldn't explain about the stability। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम का पॉइंट आया कहां से, वो समझते हैं, ध्यान से सुनना। एज पर मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट, लिखो मत अभी कुछ भी। मैक्सवेल ने एक थियरी दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से अर्थ तक आती है, जो धूप हमें मिल रही होती है, दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम, उसका बहुत छोटा सा पार्ट है विजिबल, जो हमें दिखाई देता है। तो वो रेडिएशन अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप चार्ज पार्टिकल ले लो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उनका एक्सेलरेटेड मोशन करा दो। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यानी अब हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, इज इट चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। दूसरा, क्या ये एक्सेलरेटेड है, यस इट इज, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल पे घूमने का मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यस वी हैव रेडियल एक्सेलरेशन, इसलिए इसके पास एक्सेलरेशन भी है, ये चार्ज पार्टिकल भी है, तो मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले रेंज में ये आ गया। तो अगर इस थियरी को माने तो इनके हिसाब से इस पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहिए हर मोमेंट पे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका स्पीड कम होता जाएगा, स्पीड कम होता जाएगा तो न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्ट होता जाएगा, और अगर इस तरह चलता रहा मामला तो ये धीरे 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 स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और एक बार अगर न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो ये बात वही हो गई जो जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एट डिफरेंट प्लेस एंड द एंटायर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट प्रैक्टिकली ये चीज प्रूव हुआ है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में शो किया था कि काफी स्पेस एटम का खाली है ना। तो भाई ये सबसे सीरियस ड्रॉबैक था कि भाई वो रूल अगर हम ध्यान से देखें, ये लॉ देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करें तो कहीं पे भी ये एटम की स्टेबिलिटी समझ नहीं पड़ रही है।
क्योंकि वो रूल को वॉयलेट कर रहा है, लॉ को वॉयलेट कर रहा है और वो पॉसिबल नहीं। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था। भाई ठीक है, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा ऐसे ही, मैं स्टेबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई I gave the third point as he couldn't explain anything about the stability of atom ना। तो अब ये बात इलेबोरेट करके लिखो, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उसी के बारे में लिखेंगे। लिखो, एज पर मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, as per Maxwell's theory of electromagnetic radiation, as per electromagnetic radiation क्या लिखवाया मैंने? Electromagnetic radiation, any charged particle showing accelerated motion, any charged particle showing accelerated motion will radiate energy in form of electromagnetic radiation. पैराग्राफ चेंज करो, will radiate energy in form of electromagnetic radiation. In form of electromagnetic radiation. अगला पॉइंट लिखिए आप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। Electron being a charged particle performing circular motion which means it have acceleration also. Electron being a charged particle performing circular motion which means क्या मतलब इसका बोलिए? which means it is under acceleration या having having acceleration. Got it? So it should radiate energy. And if it is radiating energy, what will happen? Speed of electron will decrease and it will follow a spiral path and merge with the nucleus. लिखो ये बात। It will radiate energy which will decrease the speed of electron and hence it will follow a spiral path and will merge with the nucleus. वो आप डायग्राम दिखा लेना इलेक्ट्रॉन के पाथ का। ये रेडिएशन की एनर्जी निकल रही है, ये धीरे धीरे स्पाइरल पाथ बना रहा है, जाते जाते कहां पे मर्ज हो गया? न्यूक्लियस के। सभी को समझ में आ गया? बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से बोलते हैं कि रदरफोर्ड की थियरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई। अब देखो यहां के बाद जो अगली कहानी का जो जंप है, वो बीच में कई सारे सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लाइट, उसके बाद स्पेक्ट्रम को समझना है, तब जाके हम अगली थियरी समझ पाएंगे विच इज नील्स बोर थियरी ऑफ एटम ना। तो बीच में अब थोड़ा ब्रेक लेंगे हम लोग और समझेंगे लाइट क्या है, लाइट के बारे में समझेंगे,
एंड कुछ फिजिकल इवेंट्स जो हैं लाइट के द्वारा उसको समझेंगे, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो लिखो, लिखो कि वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ अबाउट द लाइट। हेडिंग डालो, व्हाट इज लाइट। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी रखी होंगी। व्हाट इज लाइट? हाँ, क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने लाइट के बारे में? द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर विजिबल टू अस, जिसमें कलर्स होते हैं विब्योर, यही पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा है? तो क्या पढ़ा है? एक मिनट रिलैक्स, एक एक करके। हाँ अर्षद बताओ। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की समझ रखी है। और चलो कोई और बताओ। हाँ हाँ ठीक है भाई, वही होता है 9th-10th के लेवल पे, रट्टा मार वाला ही स्टडी होता है ना। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि 10वीं में तुम्हारे 100% भी आ जाए ना तो भी इरेलीवेंट है, यहाँ पे स्टार्ट 0 से ही करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, तो कैसे, मतलब ये कौन कौन? अच्छा चलो, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, लाइट के डुअल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन होगा, जिनमें जो उसका पहले एकदम बहुत पहले, अब एकदम शुरुआत में आओगे तो न्यूटन की थियरी आती थी लाइट के बारे में। उन्होंने बोला, कॉपरस्किल करके थियरी दिया था उन्होंने, बोला था कि पार्टिकल है वो। बाद में वो फेल हो गई, धीरे 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 और बेटर एडवांस थियरी आई, और जो सबसे एक्सेप्टेड थियरी थी कि लाइट को वेव की तरह पहली बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई कि लाइट बिहेव्स एज वेव। अब ऐसे बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना है जो कि वेव करता है और लाइट भी करता है, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये तीनों बारी भरकम नाम है, फिजिक्स में आप वेव में पढ़ोगे, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ोगे ना। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बीच में टोका टाकी ना, इस बात का ध्यान रखना। मेरा फ्लो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको सुनना है यहाँ पे क्लास में। बाकी मजाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाते टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है ना, बीच में बिल्कुल इंटरप्शन नहीं। तो जो सबसे एक्सेप्टेड थियरी में से है वो क्या था? वेव नेचर ऑफ लाइट। उसमें मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताया, कौन सा? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ये तीनों फिनोमेना लाइट शो करता है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन में से मैं एक आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं कि देखो कितना जबरदस्त एंड वियर्ड सा चीज होता है कि जब कभी भी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट लेते हो, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, है ना, ये मोस्टली एलिमेंटल लैंप से निकल के आता है। मान लो सोडियम लैंप ले लिया हो, वहां से ये लाइट निकलेगी। इसको यहां पे एक सामने एक ऐसा अरेंजमेंट करो कि जो विड्थ हो, यानी कट हो, जो वो बहुत ही पतला हो, उसका जो साइज हो क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के आसपास हो तो और भी अच्छी बात है, हालांकि थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो चले। यहां से आपको मालूम है कि भाई कोई भी लाइट का जो सोर्स होता है उससे हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है। ऐसा तो है नहीं कि वो बस एक डायरेक्शन में। लैंप है तो हर डायरेक्शन में इल्यूमिनेट होगा, हर तरफ आपको रोशनी मिलेगी। तो यहां से इस डायरेक्शन में, मतलब इस पूरे यहां से यहां तक का अगर मैं प्लेटफॉर्म देखूं, अगर इसको आप ऐसे समझ लो बाहर की तरफ प्लेट जैसा, तो पूरा चीज इल्यूमिनेटेड रहता है। लेकिन ये जो गैप है, कितने लोग कह रहे हैं इस गैप से लाइट निकल सकती है, क्योंकि लाइट क्या करती है? ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि अगर मान लो यहां मैं अगर ऐसे एक पर्दा रखूं तो क्या एक्सपेक्टेड था इस पे?
कि भाई इस पर्टिकुलर जगह से, जैसे मान लो मैं कंसिडरेबली ये पोर साइज बड़ा कर दूं, तो यहाँ से आप टॉर्च जलाओ या कुछ करो तो आपको क्या दिखता है, जिस साइज का ये है उसी के आसपास का आपको यहाँ पे रोशनी दिखाई देगी। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि जो पोर का साइज है इसके हिसाब से दो जगह पे लाइट दिखनी चाहिए, एक यहाँ और इससे आने वाला लाइट यहाँ, बस यहाँ, बाकी तो पूरा चीज अंधेरा अंधेरा होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही थी लोगों, लेकिन मजेदार कहानी क्या हुई पता है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस बने, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, इक्वल विड्थ इक्वल स्पेसिंग, और ये सब बना। ये जो फिनोमेना है इसी को बोलते हैं क्या बेटा, इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डार्क लाइट ऐसे करके इसके अंदर इसका विड्थ सेम था। अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे, विड्थ क्या है और मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये पैटर्न आपको देखने को मिले। ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है कुछ जगहों पे जैसे यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और जहां डार्कनेस आ गई, और जहां पे पूरा इल्यूमिनेट किया, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जुड़ गए हों। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वर्ड यूज किया जाता है यहाँ, और ये साउंड में भी देखा जाता है। कोहेरेंट सोर्स लो, एक सोर्स लो उसका, मैं बोल रहा हूं कुछ और इसी जगह से उस वेव फॉर्म्स को ला करके स्पेसिफिक एंगल पे अगर आप करने की कोशिश करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपको बिल्कुल आवाज नहीं आएगी और अगले ही पल दूसरे जगह थोड़ा खिसक के जाओगे, पूरी पूरी साउंड और डबल इंटेंसिटी के साथ आपको सुनाई देगा जिस इंटेंसिटी से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज आपको साउंड, क्या हुआ बेटा, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे वैसे माइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल सी, अगर कुछ आगे होता है, अगर मैनेजेबल है तो अभी करो, है ना। तो हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कि भाई इस तरह का पैटर्न लाइट के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये तो चलो वेव थियरी ऑफ लाइट हुआ। इसके बाद कुछ ऐसे फिजिकल इवेंट हुए जो कि वेव थियरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। उनमें सबसे बड़ा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको जानेंगे हम लोग क्या होता है और कैसे इससे समझते हैं कि लाइट वेव की तरह अगर बिहेव कर रहा है उससे ये एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग लिखिए, लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट हैव डुअल नेचर। लिखो, डुअल नेचर वो कौन से हैं, वेव, वेव नेचर, सेकेंड नेचर क्या है इसका, पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड दूसरा कौन सा है बेटा, पार्टिकल नेचर। देखना, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर में, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि वेव एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है, जबकि पार्टिकल का मतलब होता है चीजों का टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्टेंस, है ना। भाई अगर मैं बोलूं कि आई हैव 1500 पार्टिकल्स, आप 1500 वेव का कोई मतलब होता है क्या। सो वेव इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, वेयरएज पार्टिकल नेचर का मतलब होता है किसी चीज का डिस्क्रीट यानी टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्टेंस। समझ में आ रहा है। तो अब आएंगे उस फिजिकल इवेंट पे देखने के लिए, लेकिन पहले लिखो लाइट एज वेव, राइट इट डाउन, लाइट एज वेव।
लाइट एज वेव। वेव के फॉर्म में लाइट को किस तरह का वेव बोला जाता है? तो पहले वेव समझो क्या होता है। वेव किसको बोलते हैं बेटा? वेव से आप क्या समझते हो? ये समझते हो? यही वेव है। क्या है इसको थोड़ा समझाओ। अगर कोई बोले कि भाई समझाओ, तो हमने क्या समझा है वेव से? हाँ ठीक है, बात तो सही बोल रहे हो तुम, कि मतलब आपने तालाब वगैरह में कभी पत्थर ऐसे फेंके हो तो आपने देखा होगा रिपल्स, वैसे घूमते 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 किनारे तक पहुंच जाता है ना? तो क्या मैं वेव को डिस्टरबेंस बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट डिस्टरबेंस एट ऑल। डिस्टरबेंस इसलिए नहीं है, आंधी तूफान भी डिस्टरबेंसेस ही होते हैं। क्या वो वेव है? बिल्कुल। तो क्या है फिर वेव? बताइए आप लोग। और सोचो, सोच के बताओ ना, कुछ तो पढ़ा है यार बेटा तुम लोग। 10वीं पास हो गए हो ना तुम लोग। 9 पॉइंटर से भी ऊपर कई लोगों के आए हुए हैं। आई मीन मतलब 9 पॉइंटर बोल रहा हूँ यार, 90% के ऊपर भी काफी सारे बच्चों के आए हुए हैं, है ना? तो मुझे थोड़ा तो समझाओ वेव क्या होता है। अच्छा नहीं है सुना। हाँ, अब नहीं पता है, सरेंडर करते हो? ठीक है, चलो अब मैं जो बताता हूँ उसको समझो। अच्छा है, नहीं आता ज्यादा अच्छा है। कुछ आता रहने तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं आता हो तो यू आर कंप्लीटली एट अ रिसेप्टिव, गुड रिसेप्टिव एंड। अब मैं जो भी बताऊंगा वो आप आराम से सुनोगे और वही चीज सेट होगी आपके दिमाग में। ओके हर्षित? ओके ठीक है। तो देखो, वेव किसको बोलते हैं? वेव इज बेसिकली अ फिजिकल इवेंट वेयर the energy and momentum is transferred from a point to another point. Transfer of energy and momentum from one point to other point without transferring the medium particles. बहुत डीप बात मैंने कर दिया। अब आ जाओ, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ आओ, चलो देखो ध्यान से। फिर से अभी समझाया ना? ये रस्सी वाला एग्जाम्पल सबसे फेमस है और बड़ा आराम से आप लोग कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने इस कोने में, मतलब अगर मैं इनको लिस्टिंग करूं तो बेटा एक दो नहीं बल्कि इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। है ना? तो अगर आप इनको पार्टिकल्स के फॉर्म में देखने की कोशिश करो तो ये जो स्ट्रिंग मैंने इससे अटैच कर रखा है, एक वॉल है, उसके साथ एक पतली सी रस्सी मैंने अटैच कर रखी है और इस एंड पे इसको पकड़ करके मैंने एक छोटा सा जर्क दिया इसमें। तो अगले ही पल ये कुछ इस तरह का फॉर्म ले लेगा। ये सुनो, और आप देखो टाइम बीतने के साथ धीरे धीरे नजदीक और एट द एंड फाइनली ये यहाँ पे इंपैक्ट डालेगा। ये सुनो, अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने जो एनर्जी ट्रांसफर करी वो इस पॉइंट पे करी, यहां तो किया ही नहीं। जो भी धागा पकड़ा था मैंने इधर की तरफ एक जगह। अच्छा, जो यहाँ पे पार्टिकल्स है ए बी सी ऐसे करते हुए यहां तक चले जाओ तो पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऊपर गए और नीचे आए और फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। ये बगल वाले को इसी तरीके से ट्रांसफर किया और उसने बगल वाले को किया और इस तरीके से एनर्जी एंड मोमेंटम मेरा ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह बिना मीडियम पार्टिकल के ट्रांसफर हुए। क्या यहाँ का जो स्ट्रिंग का पार्टिकल था वो क्या उठ के यहां चला गया? क्या नहीं सर, पर जो मैंने एनर्जी दी वो एक जगह से दूसरे जगह चली गई। ये जो फिनोमेना है जहां पे एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर हो, मोमेंटम का ट्रांसफर हो बिना मीडियम पार्टिकल के ट्रांसफर हुए, इसी फिजिकल फिनोमेना को क्या बोलते हैं? वेव। गॉट इट? और ये वेव नहीं है, बेसिकली इट इज पल्स। मैंने एक बार किया, वो रिपीटेड होता है। यही अगर मैं लगातार करना स्टार्ट कर दूं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन,
तो ये एक वेव फॉर्म ले लेगा एंड देन इट विल अपीयर लाइक दिस, जो आपके सामने दिख रहा है। समझ गए ना? तो इसलिए बोलते हैं वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई वो 1 सेकेंड में कितनी बार साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इजंट इट? तो ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं, लिखो इसके बारे में। वेव इज अ फिजिकल इवेंट where energy and momentum are transferred, energy and momentum are transferred without transferring क्या चीज बताइए बेटा? मीडियम पार्टिकल, विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम पार्टिकल। गॉट इट? हाँ, अब देखो ध्यान से समझना, जब भी एक हम कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं एनर्जी का, तो जो ये एक फॉर्म क्रिएट होता है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्रेस्ट बोलते, क्या बोलते हैं? एंड जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होते हैं, इनको क्या? सही है ना? क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, या फिर इनके बीच के भी लेंथ को वेव लेंथ, दोनों सेम ही हो। और वो जो डिस्टरबेंस है वो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचना, मतलब ये जो लेंथ इसने ट्रेवल किया उसमें जो इसको टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यहां तक एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में जितना उसको टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल आप ऐसे भी समझ सकते हो, अ कंप्लीट साइकिल यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ऑल्सो। कहां तक लेके जाओ? ये भी एक कंप्लीट साइकिल है, ये भी है। बॉटम से आओगे तो ये भी एक कंप्लीट साइकिल। ओके, तो इसलिए वेवलेंथ कभी आपसे पूछा जाए क्या ये वेवलेंथ नहीं है क्या? ये भी वेवलेंथ ही है बेटा, ये भी लैम्डा ही। तो अगर और जनरलाइज टर्म में जब आप 9th-10th के लेवल पे रहते हो तो बताया जाता है बस क्रेस्ट एंड ट्रफ देखो, बट आइडियली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विच आर इन सेम स्टेट ऑफ मोशन। मतलब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है अब ये रेस्ट में आ चुका है, अभी नीचे जाना चाह रहा है, इन दोनों का नेचर एक जैसा है। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जिनका स्टेट ऑफ मोशन एक जैसा है, मतलब ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एंड यहां से ये भी सेम फेज कि ये पार्टिकल, इसको एक फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी देते हैं कि दे हैव द सेम फेज। फेज, इनका फेज क्या है? सेम। गॉट इट? तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जिनका फेज सेम हो उनके बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब उसको आपको आसानी से समझाया जा सके इसलिए ये 2 पॉइंट ऊपर वाले या 2 पॉइंट नीचे वाले पकड़ के समझा दिए जाते हैं। तो ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ ये भी है बेटा, वेवलेंथ ये भी है एंड वेवलेंथ ये भी है, तीनों एक ही चीज है ना? तो एक तो होता है वेव के अंदर वेवलेंथ, दूसरा होता है टाइम पीरियड, तीसरी चीज क्या होती है? वेव स्पीड। वेव स्पीड और रिलेशन क्या होगा भाई? नॉर्मली जो स्पीड का रिलेशन होता है क्या होता है? हाँ, वेव लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वहां तक जितना टाइम लिया वो टाइम पीरियड होगा।
यानी लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, और लैम्डा इंटू 1/t, 1/t को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या है? फ्रीक्वेंसी। लिखो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये वेव स्पीड। वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं v लिखूं और इसको लैम्डा लिख रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को f लिख रहा हूं, सो आई कैन राइट लाइक दिस। कुछ नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितने साइकिल आप पूरा कर रहे हो। तो व्हाट इज टी? टी इज द टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि यार टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकेंड में कितनी बार वो साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो एक बार साइकिल कंप्लीट होने में 0.1 सेकेंड लगा, तो एक सेकेंड में 10 बार कंप्लीट होगा ना। यानी वो कैसे निकला? 1/t करके ही तो निकला। हर्ट्ज कैसे हुई? ये तो वही क्वेश्चन हो गया सर, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन कैसे हुआ? न्यूटन ऐसा बनाया जाता है भाई। हर्ट्ज मतलब 1/सेकेंड को ही बोलते हैं। दिस इज हर्ट्ज। गॉट इट? तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट लिख लो, हर्ट्ज। कर लिया बेटा? सभी लोगों ने लिख लिया? वेव स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड, एंड इसको लास्ट में लिख लेना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? 1/टाइम पीरियड। उसका यूनिट क्या होता है जी? हर्ट्ज होता है। यहां तक क्लियर है? हाँ। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ, वेव तो बहुत तरह की होती है। अगर हम लोग डिपेंडेंसी ऑन मीडियम के हिसाब से क्लासिफाई करें तो वेव होती है मैकेनिकल भी, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, जैसे साउंड। अगर हमारे और आपके बीच के जो एयर है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, उसको किसी तरीके से गायब कर दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँगा, आपको बस मुंह चलता हुआ दिखाई देगा, आवाज कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे, कुछ समझ आया? तो कहने का मतलब अगर बीच के मीडियम को मैं गायब कर दूं तो वो वेव ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे वेव जिनके ट्रेवलिंग के लिए, जिनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए मीडियम पार्टिकल्स का जरूरत पड़ता है, उनको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। सो लाइट क्या है? लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है सर इसमें ऑक्सीलेट करने के लिए क्या होते हैं? क्योंकि जब नॉन मैकेनिकल हो गया तो ऑक्सीलेट क्या कर रहा है, हम पता कैसे करेंगे उसका वेवलेंथ कितना है? क्योंकि हमें तो मालूम है सेम फेज के बीच का जो लेंथ होता है कंसेक्यूटिव, वही वेवलेंथ है। तो बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीलेट करने वाले जो चीजें होती हैं वो है फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना बेटा, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ऐसे समझ रहे हो कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो मैं इधर मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस होगा। ये ऑक्सीलेट करते हैं। तो मैं एक पार्ट बस आपको दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑक्सीलेट। दिस इज द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन मैं दिखाऊं तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है।
अभी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है ड्रॉ करना। सो बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट। हाँ, किसकी मैं बात कर रहा हूं? लाइट एज अ वेव। और पता है ऐसे वेव जिसमें ऑक्सीलेट करने वाला फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक हो, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? तो देयर आर मेनी नॉन मैकेनिकल वेव ना, तो उनमें से ही है। तो लिखो लाइट इज कंसिडर्ड एज, लिखो पहले पॉइंट, लाइट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। It is a non-mechanical wave where the electric and magnetic field are oscillating perpendicular to each other. Where the electric and magnetic field are oscillating perpendicular to each other. Where electric and magnetic field are oscillating perpendicular to, ये डायग्राम बना लो और ये जो मैंने सिंबल दिखाया उसको दिखा लो, E perpendicular to वेक्टर E perpendicular to B perpendicular to V, दोनों अलग अलग प्लेन में है बेटा ना, ये ऑक्सीलेशंस परपेंडिकुलर हो रहे हैं। एक ऐसे बाहर जो प्लेन आया हुआ है उसमें हो रहा है और एक प्लेन है बिल्कुल ऐसे वाला जिसके अंदर हो रहा है। तो इट इज लाइक दिस, यू सी लाइक दिस, एक ऐसा है और दूसरा इस तरीके से, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये जो ऑक्सीलेशंस हो रहा है। कहां से? ये बी वेक्टर ये रहा, ई वेक्टर ये रहा। हाँ जी, बी से स्टार्ट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये डायग्राम बना लो, इतना ज्यादा इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं फिलहाल, बस ये बेसिक पॉइंट पूछता है। बाकी डिटेल जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ोगे फिजिक्स में वहां देखना। कर लिया सबने? लिख लिया? चलो बेटा आगे लिखिए। अगर आप इनको फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे, वेवलेंथ के बिहाफ पे अगर आप क्लासिफाई करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बड़ा छोटा सा पार्ट विजिबल होता है, बाकी सारे पार्ट्स विजिबल नहीं है, हम उन्हें नहीं देख सकते, राइट? और आईज आर नॉट, आई मीन not made to that sensitivity level that we can observe other radiations, right? देखते हैं जो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ या रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेडिएशन सबसे कम होता है, वेवलेंथ बहुत ही कम, एंगस्ट्रॉम से भी कम, 10⁻⁻10 मीटर होता है ना एंगस्ट्रॉम, उससे भी छोटा वेवलेंथ होता है गामा रेडिएशन। इसके बाद आते हैं एंगस्ट्रॉम के आसपास,
और वो कौन सी रेडिएशन हुई? एक्सरे। अच्छा जी, एक बात और ध्यान रखना, एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम, फ्यू एंगस्ट्रॉम, 0.1 हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, 2 एंगस्ट्रॉम हो गया, 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। और बताओ एटॉमिक साइज भी कैसा होता है? एंगस्ट्रॉम के रेंज। इसलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके एटॉमिक क्रिस्टल्स के अंदर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि भाई एक्सरे, गामा रे, विजिबल सारे हैं, लेकिन जब हमें एटॉमिक लेवल पे डिस्टेंसेस को प्रैक्टिकली मेजर करना होता है तो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों कराते हैं? तो रीजन इज, अभी मैंने समझाया था आपको, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन होने के लिए अगर अच्छा पैटर्न आप चाहते हो तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि वेवलेंथ और जो स्पेसिंग है वो लगभग लगभग आसपास होना चाहिए। तो इनका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, और एटॉमिक लेवल पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का स्पेसिंग भी एंगस्ट्रॉम के ही लेवल का होगा, तो इसलिए वहां डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छा मिलेगा, ढंग से हम चीजों को देख पाएंगे। तो गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। इसके बाद आता है क्या? विजिबल। इसके नीचे कौन आता है? इंफ्रारेड। इसके नीचे माइक्रोवेव। घर में ये यूज होता है ना माइक्रोवेव, घरों में है ना, सबके पास होता है ना माइक्रोवेव। इसके बाद, हाँ जी, ओवन, ओवन की बात हो रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग कौन सा? हाँ, माइक्रोवेव के बाद रेडियो। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। इसके अंदर कहीं पे भी मैंने कॉस्मिक रेडिएशन हुआ, अल्फा रे हुआ, बीटा, ये सब नहीं, क्योंकि ये सब पार्टिकल के सोर्सेज हैं और मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं। तो वो बिल्कुल अलग चीज है, कॉस्मिक रेडिएशन बिल्कुल अलग चीज। कौन सा? कॉस्मिक नाम है बस सुनने के लिए, कॉस्मिक रेडिएशन। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आ गया? गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। बेटा ये जो विजिबल का रेंज होता है, ध्यान से सुनो सभी लोग, VIBGYOR, विबग्योर, मतलब इसको स्प्लिट करो कलर्स में तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सुनो, यही है हमारा विजिबल का स्पेक्ट्रम। एंड रफली अगर बोलूं तो 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ होता है। 4000 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियरेस्ट टू थाउजेंड्स में है वो। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो कुछ 3800 से स्टार्ट होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास से। तो मैं रफ स्केल पे बता रहा हूं, नियरेस्ट टू 1000, तो ये रफली 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम का रेंज है। बताओ 7000 किसका होगा? हाँ जी, ये होता है क्लोज टू 7। और 4000 एंड इसका इन एंगस्ट्रॉम 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ एंगस्ट्रॉम, फ्यू एंगस्ट्रॉम डेसिमल में। और यहां आप इमेजिन कर सकते हो कि ये 4000 और एंगस्ट्रॉम के 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में वैल्यूज जो भी आती हैं वो सब इसकी आती है, और इससे भी जो छोटी हो गई वो क्या है? इन माइक्रोवेव नाम से ही क्लियर है, जिसका बोलो ना, रेडियो वेव के बारे में आइडिया कुछ? इनके वेवलेंथ मीटर्स एंड किलोमीटर्स में होते हैं। मतलब रेडियो वेव में अगर आप देखो
अगर मान लो 1 किलोमीटर वेवलेंथ हो गया तो यहां से शुरू होकर के अगले सेक्टर तक पहुंच के ऐसे होगा, फिर धीरे 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 ऐसे करके नीचे। हाँ, है ना? ना ना ना, बस 1-1 किलोमीटर का वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? ये होने में पूरा 1 किलोमीटर होता है, ये ना वेवलेंथ। और ये कितना छोटा हो सकता है आप इमेजिन करो कि एंगस्ट्रॉम से भी छोटा, यानी 10 के पावर माइन, उतना छोटा तो हम एटॉमिक लेवल देख ही नहीं पाते हैं। हमें ये ऐसे ऐसे हो गया पता भी नहीं चलेगा, और बहुत सारे हो जाएंगे। अगर एक यूनिट लेंथ में आप बात करने की कोशिश करोगे, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर में बहुत सारे वेवलेंथ आ जाएंगे, अगर मैं एक्सरे एंड गामा रे की बात करूं। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये कौन सा है बेटा? विजिबल। इससे नीचे अगर बात एनर्जी की जाए तो इन सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा की सबसे ज्यादा, फॉलोड बाई एक्स, फॉलोड बाई एंड विजिबल। एंड विजिबल में किसका एनर्जी? यही ऑर्डर होता है, VIB GYOR, ऐसे ही ऑर्डर है। एंड इसके बाद सबसे मतलब ज्यादा वॉयलेट एंड सबसे कम, पूरा ढंग से लिख लेना ये। उसके बाद IR है, उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये एनर्जी का ऑर्डर है ना। फ्रीक्वेंसी, रुक जा ना रे, मैंने कुछ जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर यही है, सबसे ज्यादा गामा, फॉलोड बाई एक्स एंड डॉट डॉट डॉट। सिर्फ वेवलेंथ अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो बढ़ता है, बाकी एनर्जी हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो, दोनों ही डिक्रीज करता है। जैसे हम गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं, अभी कोई डाउट नहीं। हाँ बता क्या सोर्स? गामा का सोर्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर डिस्टर्बेंसेस जब होते हैं तब गामा रेडिएशन निकलता है। आप सोचो, एक्सरे हमारी हड्डियों तक को, जहां पे क्रैक्स वगैरह हैं वहां से पास करके निकल जाता है। सिर्फ बोन है जो एक्सरे को रोक पाता है, बाकी मसल्स, ब्लड, फ्लूइड कुछ नहीं रोक पाता। इधर से आता है और इधर से निकल जाता है। तभी तो अगर आप कभी एक्सरे कराओ तो जहां जहां आपकी हड्डियां हैं वहां वहां बचा रह जाता है वो फोटोग्राफिक प्लेट, व्हाइट, बाकी सब पूरा जल जाता है, एक्सरे से ब्लैक हो जाता है। तभी तो फिगर आउट कर पाते हैं। So that is very powerful, very dangerous. X-ray is very dangerous। जो हमारे एक्सरे रूम के बाहर लिखा भी रहता है, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, दूर रहो इससे। जिसका एक्सरे हो रहा है उसी को रहने दो, तुम दूर रहो। और जो करने वाला बंदा है वो भी देखो शील्ड होकर के करता है, एक तरफ कोने में जाकर के वो बटन दबा के करता है। ये नहीं कि वो भी हाँ करता है बेटा, क्यों करेगा, क्यों करेगा? वेरी पावरफुल आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये। आपके मतलब बॉडी के अंदर घुस करके जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का, उनको डिस्टर्ब कर सकता है, उनके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है आयोनाइज। हाँ क्यों नहीं होते हैं? होते हैं, कैसे बोल रहा हूं कि इंजीरियस टू हेल्थ लिखा रहता है। उससे ज्यादा कभी आजमाना हो तो तुम जाओ थोड़ा सा एक्सरे रूम में बंद हो जाओ 2-4 दिन के लिए। अरे बेटा वो माइल्ड यूज होता है, बहुत माइल्ड, एंड बहुत कम टाइम के लिए एक्सपोजर होता है। उससे बॉडी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बॉडी कई बार उसको आराम से रिवर्स कर ले जाती है ना। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर विल बी तो आप सोचो, जब इतना छोटा सा चीज आपके फ्लैश वगैरह को कुछ नहीं समझ रहा है, तो गामा रेडिएशन एक्सपोजर कितना डेंजरस होगा। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड कि मैडम क्यूरी एंड उनका पूरा फैमिली इस रेडिएशन से, गामा रेडिएशन से तबाह हो गया। हालांकि सारे इसमें पार्ट थे, अल्फा भी, बीटा भी एंड गामा, सभी के सभी। गॉट इट ना? बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस रेडिएशन, गामा एंड एक्सरे दोनों ही बहुत डेंजरस। इनफैक्ट हमें तो बुलाया जाता है कि यूवी से भी दूर रहो। अल्ट्रा वायलेट में भी इतनी एनर्जी होती है कि वो सेलुलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी चीजों को ये चेंज कर सकता है। तो यूवी रेडिएशन से भी दूर रहने को बोला जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि यार मॉर्निंग में वॉक किया करो। क्यों नहीं बोलते हैं दोपहर में वॉक करो, विटामिन डी खूब मिलेगा। यूवी इंडेक्स ज्यादा हो जाता है दोपहर तक आते आते, मॉर्निंग में यूवी इंडेक्स बहुत कम रहता है ना।
तो वो रिलेटिवली सेफ है, और इवनिंग तक मतलब शाम के टाइम में या तो फिर सुबह के टाइम में, ये दो टाइम सबसे बेस्ट बोला गया है। चलिए भाई, सो विजिबल के बारे में डिस्कशन हो गया, IR एंड ये आपने जो टेबल बनाया, पता है सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा, सबसे कम रेडियो पे। सबसे ज्यादा स्पीड से कौन चलेगा? आंसर है सभी के सभी स्पीड सेम ही रहता है सभी के पास, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितना है? स्पीड ऑफ लाइट, एंड हाउ मच इज दैट? हाँ जी, एक्चुअली 2.99 ऐसे करके होता है, बट उसको हम लोग 3 इंटू 10 के पावर, हाँ जी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कैरिड अवे हो जाते हैं इमोशनल होकर के, अरे बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत फास्ट भाग रहा होगा, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। बोल रहा हूं, उसको लिखो भी, पहले लिख लिया। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस travels with same speed, that is the speed of light. मतलब जहां पे बिल्कुल खाली स्पेस हो, क्या बोलते हैं? मुझे नहीं, बोला। चलो, सो 3 इंटू 10 के पावर 8 लिख लिया सबने। दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल C. C इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। गॉट इट बेटा? अच्छा, अब एक रिलेशन हमें पता चल गया कि वेव स्पीड, उसको मैं v बोल रहा हूं, उसी की जगह पे क्या है? सिंस वी नो दैट वेव स्पीड इज इक्वल टू, बताइए, हाँ, वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना? ये वैल्यू फिक्स हो गई, वेवलेंथ को लैम्डा बोल रहे हैं। अच्छा, लाइट के केस में ना इसको न्यू से डिनोट करते, फ्रीक्वेंसी न्यू प्रोनाउंस करते, NU, न्यू, याद रहेगा, न्यू बोलते हैं। लैम्डा इंटू न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी। F नहीं लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, एंड ये लैम्डा है। दीज आर ग्रीक लेटर्स, ओके। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड है। अब आप ये समझ पाओगे कि मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है जबकि वेवलेंथ इंक्रीज करती है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, देखो, क्योंकि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है ना। बोलो बाबा, न्यू की वैल्यू क्या होगी? लैम C बाई, और ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सुनो, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ आया? ये वैल्यू फिक्स होती है, अगर ये बदलोगे तो इसके हिसाब से ये बदल जाएगा। गॉट इट? स्पीड की वैल्यू फिक्स, और वो भी मैंने कहा बोला, कहां फिक्स होती? हाँ, वैक्यूम में। अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर का स्पीड बदल जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तभी तो प्रिज्म से जाने के बाद सारी लाइट स्प्लिट कर जाती, कलर सारे रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है, इजंट इट? तो वो आपको जो देखने को मिलता है वो इस वजह से, क्योंकि अलग मीडियम बदल दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दोगे, तो सभी लाइट का जो अपना स्पीड है वो बदल जाएगा। गॉट इट? ओके जी। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड उसके हिसाब से। अच्छा, कुछ और टर्मिनोलॉजी है वेव के अंदर, वो भी समझ लेते हैं। एक टर्म है जिसका नाम है वेव नंबर।
और एक टर्म है जिसका नाम है नंबर ऑफ वेव। अब देखो ध्यान से समझना, वन वेव इसको बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज वन वेव। वन वेव का मतलब क्या? वन वेव इज नथिंग बट वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ को सिंबॉलिकली आप जो भी दिखाते हो वही वन वेव है। कभी बोला जाए 500 वेव का मतलब क्या है, तो 500 वेवलेंथ। तो नंबर ऑफ वेव का मतलब क्या हुआ? कितने वेवलेंथ गिवन लेंथ में हम बना सकते। तो यानी लेंथ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ वेव। भाई इसे मान लो मेरा वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर का हो, मैं बोलूं कि भाई 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स आएंगे, कितने वेवलेंथ, तो यार 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 100 ऐसे वेव बनेंगे उसके अंदर। ये सुनो, एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं वेव नंबर, इसका सिंबल है वी के ऊपर बार, वी बार। ये होता है यूनिट लेंथ में कितना वेवलेंथ है, यानी 1/λ। तो वेव नंबर होगा 1/λ। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये दोनों वर्ड, मिक्स मत कर देना। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ। ये डायमेंशन इसका होगा, ऊपर वाले का डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, दोनों डायमेंशन गायब होगा। ये सिर्फ नंबर है, जबकि ये यूनिट के साथ नंबर है। 1/λ है ना, समझ गए? दोनों नोट कर लो। हाँ, वेव नंबर का मतलब हुआ कितने वेव है यूनिट लेंथ में, और एक वेव का मतलब क्या हुआ? एक वेव लेंथ। कितने वेव आप बना सकते हो यूनिट लेंथ में, वो गिवन लेंथ में कितने वेव लेंथ बना सकते हो। यूनिट लेंथ में जो होगा वो वेव नंबर है, गिवन लेंथ पे सीधा सीधा फॉर्मूले को लिखो यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। करें अब क्वेश्चन करें हम लोग? हाँ लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, वेट करो। चलो लिख लिया सबने, यहां तक लिख लिया? नंबर ऑफ वेव, वेव नंबर वगैरह क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द वेव नंबर of an electromagnetic radiation having करना ना, अभी लिखो तो, having wavelength 5000 angstrom, report your answer in सेंटीमीटर इनवर्स। नहीं, अरे पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन जैसा दूंगा वैसा करना पड़ेगा। रिपोर्ट योर आंसर इन सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरा भी इसमें लिख सकते हो, रिपोर्ट योर आंसर इज इन मीटर इनवर्स।
जल्दी करो, कर लिया, जल्दी करो यार, ये सब घटिया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ बोलो ना, कितना है? आओ देखते हैं। सो वेव नंबर हमें मालूम है कि v बार से डिनोट करते हैं 1 बाई लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। और मैंने आंसर किस में पूछा है आपको? तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कितना बोलते हैं? -8 सेंटीमीटर। तो ये -8 एंड ये 3, ये मिलकर के कितना हो जाएगा? 5 × 10 के पावर माइनस, ऊपर चला गया तो 10 के पावर 5/5, यानी इसे सिंपली करो तो 2 × 10 के पावर, मतलब 20,000। 20,000। अच्छा, यूनिट जरूर लिखना है, सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में 20,000 वेव प्रेजेंट होंगे, यही इसका मतलब है। मीटर इनवर्स में पूछ देता तो क्या लिखते हैं यहां पे? एंगस्ट्रॉम की जगह पे 10 टू द पावर -10। तो आंसर आया था किसमें? हाँ, मीटर इनवर्स में आया था। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेव find the number of wave in 5 centimeter of length of a radiation having wavelength of a radiation having length, कितना लेंथ है? 5 सेंटीमीटर मैंने बोला। हैविंग वेवलेंथ, आप वेवलेंथ लिखो, ना 2 माइक्रोमीटर लिखो, 2 माइक्रोमीटर। हाँ जी, 2 माइक्रोमीटर। पढ़ा है क्या हम लोगों ने? माइक्रो, मिली, डेसी, ये सब क्या होता है? चल कर लिया? टू 2.5 × 10 के पावर। अच्छा आओ देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। अरे बाबा, इसका सेंटीमीटर मीटर का मतलब ही नहीं है, ये तो यूनिटलेस वैसे ही क्वांटिटी। तो बताओ ना, नंबर ऑफ वेव इज रिटन एज L/λ, लेंथ अपॉन वेव लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वेव लेंथ कितना है? अच्छा जी बताइए, सेंटी का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम लोगों ने सीखा है क्या यूनिट वगैरह भी? माइक्रो का मतलब
तो बेटा सेंटी का मतलब -2 एंड माइक्रो का मतलब ये याद रखना सब लोग ना। कितना हो गया ये 5 × 10 के पावर बाई 2, ये 6 ऊपर चला जाएगा, -2 + 6 कितना आ गया ये 2.5 × 10 के पावर 4, यानी कि कितना हो गया जी 25,000। 25,000 वेव होंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर। अगर उसका कितना है, और इससे पहले हमारा आंसर कितना आ रहा था? अच्छा, वो मैंने 5000 एंगस्ट्रॉम दिया था ना आप लोगों को। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया बेटा ये कैसे कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स? इजी है ना? बोलो। तो आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी है कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। लिखो, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, यार तुम लोग गलत जगह पे पूछते हो। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, हाँ ठीक है, आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी are the characteristic properties of wave, are the characteristic property of wave। सबको क्लियर हो गया? प्रियांश तुमको अभी इको नहीं आ रही है ना? अभी ठीक है? ठीक है सर, चल ठीक। हाँ हाँ बोलना क्या? किससे? क्यों इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा है यार तू? रुक जा अभी, ठहर जा, सब रिलेटेड है। बहुत बड़ा रोल है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की फाइंडिंग्स में, बहुत बड़ा रोल है। अभी रुक तो जा थोड़ा। कर लिया सबने? ये सारी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड थी बेटा? वेव से। तो वेव के बारे में कहानी खत्म कर दिया हम लोगों ने। हाँ अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे और देखते हैं ऐसे कौन से फिजिकल इवेंट्स थे, ऐसे कौन से फिजिकल इवेंट्स थे जिसने क्या कर दिया, हाँ, कि लाइट को पार्टिकल की तरह मानने में मजबूर कर दिया बेसिकली, है ना? कौन से ऐसे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? हाँ जी, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला कि आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ये ऐसे फिनोमेना हैं जो कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को बताते हैं। ठीक वैसे ही
there are few physical events which couldn't be explained by the wave theory of light, and those were, मैं लिस्ट कर रहा हूं, नाम सभी को ध्यान रखना है, सारे नाम ध्यान रखने हैं, लेकिन काम की चीजें इनमें सिर्फ एक है, स्टोरी के फॉर्म में तो दूसरा भी याद रखना है। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, variation of specific heat capacity at lower temperature. ये तीन ऐसे फिजिकल इवेंट थे जिसने लाइट के वेव नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया। आई मीन, with the help of wave nature of light we can't explain these three physical events. ये बात लिखो, with the help of wave theory of light we cannot explain black body radiation, photoelectric effect and variation of heat capacity at lower temperature. तीनों नाम लिखा है, उसको लिखना है। With the help of wave theory of light physical events like black body radiation, photoelectric effect and variation of specific heat capacity at lower temperature cannot be explained. है ना? अब पहला पार्ट पकड़ते हैं इसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ओके, अब देखो यहां से चीजें ना थोड़ी मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल ओरिएंटेशन पे, तो मेरा सिर्फ डिस्कशन एनालिटिकल होने वाला है। मतलब इससे जो एट द एंड जो कंक्लूजन है बस उसको लेने वाले हैं हम लोग, राइट? तो लेकिन जो जो काम की चीजें पूछते हैं एग्जाम में उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? तो बोलते हैं ऐसा बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। भाई देखो, कंप्लीटली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ? आप जानते हो ना कलर कैसे हमें किसी चीज का दिखाई देता है? जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है वही दिखती, उसी से पता चलता है। मैंने बाकी सारी कलर एब्जॉर्ब हो गई उस, और रेड कलर हमें अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि रेड को छोड़ के बाकी व्हाइट लाइट के सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई। कुछ चीज ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब सारा का सारा रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, दिखेगा ही नहीं, कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। तो एक ऐसा बॉडी जो कि सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सके उसको बोलते हैं आइडियल ब्लैक। दुनिया में कोई आइडियल ब्लैक बॉडी कभी नहीं है, कोई नहीं है, राइट? नहीं है, तो हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? एक सर्कुलर हॉलो स्फीयर ले लेंगे और उसके अंदर बहुत पतला सा इनलेट हम ओपन करके रखेंगे सच दैट कि लाइट एक बारी इंटर करे और अंदर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो इसमें, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बेटा ये लाइट घूम फिर करके हर रिफ्लेक्शन पे थोड़ी थोड़ी सरफेसेस के अंदर एब्जॉर्ब होगी, और जो लाइट अंदर गई वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो हम बोलेंगे कि भाई चाहे कोई भी वेवलेंथ का भेजो, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करने से वो अंदर ही अंदर। तो ये है आइडियल ब्लैक बॉडी जो हर तरह के रेडिएशन को, हर वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। लिखो, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज दैट which can absorb radiations of all wavelength. An ideal black body is that which can absorb the radiation of ठीक है,
ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ। हाँ जी, पॉइंट है, सोचते हैं इस पे। कलर नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट ये कलर्स नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट को कलर में रखा ही नहीं जाता, अगर आप कलर का डेफिनेशन पूछो, है ना। अच्छा सुनो, सुनो ध्यान से, ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, बनाओ बनाओ। गॉट इट, सबको समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट वेरी एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। विच कैन एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, गॉट इट ना। हाँ, अब बात समझना, क्या होता है कि जैसे मान लो आयरन रॉड ले लिया हमने, एंड लेट अस कंसिडर वी आर ट्रीटिंग इट एज ब्लैक बॉडी, या उसी का एक पर्टिकुलर हॉलो स्फेरिकल कंपाउंड बना के रखा हुआ है। अब अगर इसकी हीटिंग करें हम लोग, तो आपने देखा होगा कि इसका कलर बदलता है, इजंट इट। पहले ये लाइट रेड कलर का होगा, करते 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 धीरे धीरे येलोइश, एंड उसके बाद ब्लूइश होता है ना। जब भी आप हीट करते हो, अगर इस टेम्परेचर तक लेके जाओ, तो ये इसका वेरिएशन होता है। अब जब इस फिनोमेना को समझने की कोशिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज एमिटेड with temperature by applying wave theory, तो दूर दूर तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि ये हो कैसे रहा है, ये कलर्स चेंज कैसे हो रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट दिख कैसे रहे। इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक। उन्हें एक अजम्पशन लेना पड़ा कि यहां पे जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी अभी हम उसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, उनको ऑक्सीलेटर्स बोलते हैं। तो उनका जो अपना वाइब्रेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का जो वाइब्रेशन हो रहा है, यानी एक तरह से वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होता है। उनके वाइब्रेशन को उन्होंने एज्यूम किया कि ये डिस्क्रीट वैल्यू है, और उन्होंने बोला कि यार वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी या तो न्यू होगी, या तो 2 न्यू होगी, या तो 3 न्यू होगी, बीच में कोई रैंडम वैल्यू ये नहीं ले सकता, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्टेंस होने लगा। अब इसी चीज को आगे जब कंक्लूड किया गया, इस पूरे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फाइनल पार्ट कंक्लूजन था, वो ये था कि जो रेडिएशंस कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर रहा है, बल्कि पैकेट्स के फॉर्म में कर रहा है, और हर एक वेव, हर एक पैकेट की जो अपनी एनर्जी है उसको h इंटू न्यू से दे रहे हैं, जहां पे h इज टर्म्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर से सुना रहा हूं, ध्यान से समझना। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बेस्ड ऑन, जैसे मैंने बोला, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल है ना। अभी आप लोगों का उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है नहीं कि आप इनको मिक्स एंड मैच करके एनालिसिस समझ पाओ, तो इसलिए मैं एनालिटिकली आपको समझाने की, कि जब वेव थियरी ऑफ लाइट को अप्लाई करके इसके जो फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व हो रही थी हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला, उसका जब एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया, तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन दैट। तो इसके एक्सप्लेनेशन में फाइनली मैक्स प्लैंक को एज्यूम करना ही पड़ा कि जो भी रेडिएशन कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है, दैट इज नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म, रादर इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों टुकड़ों में। तो उन्होंने बोला कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है, और एक सिंगल पैकेट का जो एनर्जी है वो h इंटू न्यू के बराबर है, और एक सिंगल पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटम। क्या नाम दिया?
collection of such packet will be termed as quanta. क्या बोलेंगे? Quanta is a plural thing. अगर मैं ऐसे ऐसे करके बना दूं बहुत सारा मल्टीपल, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लाइट इस तरह का दिखेगा, मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, क्वांटम नहीं बल्कि क्वांटा। सो मैक्स प्लैंक ने क्या एज्यूम किया कि लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। जैसे ही उन्होंने बोला लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, रेडिएशन कंटिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और ना तो एमिट हो रही है, वहीं वेव थियरी ब्रेक हो गई। क्योंकि वेव थियरी का क्या एजम्पशन होता है? कंटिन्यूटी में सारी चीजें, डिस्क्रीट फॉर्म में थोड़ी। उससे जितनी एनर्जी लेना चाहो एक वेव से उतनी एनर्जी मिल जाती। ये तो बोल रहे नहीं भाई एनर्जी या तो तुम्हें एच मिलेगी या 2 एच मिलेगी, 1.5 एच मत सोचना, 2.5 एच नहीं मिलने वाला है। एक पैकेट मिलेगा, 2 पैकेट मिलेगा, 3 पैकेट लो, 3.5 पैकेट का कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। जबकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? आपको 3.5 छोड़ो, अगर 3.15 भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंटिन्यूटी। इसको और समझते थोड़ा ये डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूटी को, क्योंकि थोड़ा सा नया है आपके समझने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास एक टैप वाटर का सोर्स है और यहाँ पे भाई मैंने एक बकेट रख रखा है, उसमें मार्किंग कर रखी है कि भाई मुझे यहाँ पे 10 ml 20 ml नहीं, बकेट तो बहुत 0.1 लीटर कर देते, 0.1 लीटर, 0.2 लीटर, 0.3 लीटर, ऐसे करके बहुत बड़ा है बकेट, 30-40 लीटर तक इसमें पानी आ सकता है, वैसे उतना बड़ा बकेट है, मार्किंग कर रखी है। तो भाई टैप ओपन करूंगा, मुझे जितना पानी चाहिए उतना ओपन करने के बाद बंद कर दूंगा, तो वहां तक मैं जितना चाहूं पानी मुझे इससे मिल सकता है। वही मान लो एक आपके पास दूसरा सोर्स आ गया, वो पैकेट वाले पानी, जैसे पैकेट में मिलता है वेरका का, कल के डेट में वेरका अगर मान लो ऐसे पानी मिनरल वाटर से बना बना के सेल करने लग गया, तो भाई आपको जो 400 ml कैपेसिटी का एक पैकेट मिलेगा। आपको अगर चाहिए नहीं भाई मेरे को ना इतना ही चाहिए, बस 3 लीटर यानी 300 ml चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, वो बोलेगा नहीं भाई वो नहीं मिल सकता, आप लो मेरे से या तो पूरा 400, या तो 2 पैकेट ले लो तो सीधा 800 ml मिल जाएगा, 3 पैकेट ले लोगे तो सीधा 1200 ml मिलेगा। बीच का हिसाब किताब नहीं होता है, पैकेट ऐसे कट किया तो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, वो करना नहीं है। तो इसलिए आप एक पैकेट लो, 2 पैकेट लो, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय कंटिन्यूटी। तो ये जो टैप वाटर था इट इज सिंबलाइजिंग कंटिन्यूअस सोर्स, whereas packets of water are symbolizing the particle nature, discrete nature of the light. Got it? तो ये था इनका assumption। तो यहीं से हमें पहले पता चला कि जो हमारे पास वेव पैकेट की एनर्जी होती है उसकी एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं, और h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। देखो ना, जूल सेकेंड ही होगा ना इसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी क्या है 1/सेकेंड, एनर्जी क्या होता है जूल, ऐसा यूनिट, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट इट डाउन, लिखो बस कहानी, इसमें कहानी लिखना है ज्यादा, देखो Max Planck concluded from black body radiation experiment, Max Planck concluded from कहां से conclude किया उन्होंने? हाँ, concluded from black body radiation that energy can be absorbed or emitted by a body, energy can be absorbed or emitted by a body
only in discrete form. Discrete form. डिस्क्रीट यार, अरे ठीक, फिर हो गया, ठीक है ना। इन डिस्क्रीट फॉर्म लिख लिया सबने। दैट इज द एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ईदर h nu और 2h nu और 3 पैकेट 3h nu, 4 पैकेट 4h nu और NH nu वेर n, हाँ जी, डेसिमल वैल्यू नहीं है। दैट इज एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ईदर h nu और 2h nu और 3h nu डॉट 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 NH nu। मतलब जो हमारा सबसे छोटा एनर्जी है उसको क्या बोल रहे हैं हम? E इज इक्वल टू h nu। और मैंने आपको बताया इसी सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटम। आप वो सारा चीज कहानी लिख लो, क्वांटम क्या है, क्वांटा क्या है, उसको लिख लो। पहले इसको लिखने के बाद उसको लिखो। सो द एनर्जी विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू, टोटल एनर्जी विल बी n टाइम्स ऑफ h nu, जहां पे n की वैल्यू ईदर 1 2 3 डॉट 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 इसी के फॉर्म में हो सकती है। एंड दिस इज व्हाट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? पैकेट्स के फॉर्म में, टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। तो प्लैंक ने ये जो कहानी सुनाई थी क्वांटाइजेशन का, ये लाइट से रिलेटेड था। सब बड़ी मजे की बात है इसमें, देखो ये पार्टिकल नेचर को भी, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्टेंस को बोल रहे हैं, और वेव नेचर को भी ब्लेंड किए हुआ है। नहीं, वेव नेचर मतलब फ्रीक्वेंसी भी तो आ गया। फ्रीक्वेंसी किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कौन सा इक्वेशन है जिसमें वेव पार्टिकल दोनों नेचर को एक्युमुलेट किया गया है? E इज इक्वल टू h इंटू न्यू। इसके अंदर आपको दोनों, गॉट इट बेटा? यहां तक समझ में आया? तो एनर्जी ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू h न्यू। आपने लिख लिया? बोलिए। ओके बेटा, अब थोड़ी सी एनर्जी के 2-4 क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन, क्योंकि अगला जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें उसका बहुत यूज आने वाला है। तो हमें तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स पे हमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आपने लिख लिया? वन वेव पैकेट इज नोन एज, वन यूनिट ऑफ डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी या वन वेव पैकेट इज नोन एज क्वांटम। क्वांटम and the several packets of energy is known as quanta. हाँ, नहीं, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है अबाउट क्वांटाइजेशन। पहले, इससे पहले लोगों को लगता ही नहीं था कि इस तरह से भी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। आपको मालूम है एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बड़ा आसान सा चीज है भाई, चार्जेस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? आप किसी पे कितना चार्ज दे सकते हो? कम से कम कितना चार्ज दे सकते हो? अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्योंकि भाई चार्जेस आते कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से तो आते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो या तो आप 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो 10 इंटू ई चार्ज हो जाएगा उसमें। ये सुनो, सो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज भी आप अपने मन से नहीं कि नहीं यार मैं ना 1.9 इंटू 10 के पावर -19 कूलम लाना चाहता हूं, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हो, ला ही नहीं सकते वो चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे
तो चार्जेस का जो एग्जिस्टेंस आता है वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, E2 E3 4E 5E आएगा। आप कभी भी 2.5E चार्ज नहीं लेके आ सकते। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का भी जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस वैल्यू अटेन नहीं करता है, ये डिस्क्रीट वैल्यू लेके चलता है। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन है किसका, एनर्जी का, रेडिएशन के फॉर्म में जो निकल के आ रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका क्वांटाइजेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है भाई, h इंटू न्यू। हाँ, अब ये जो पैकेट है इसका एनर्जी कंटेंट आप बदल सकते हो बाई वैरिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक बार फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो इधर एच न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू इसी के फॉर्म में मिलेगी। गॉट? एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, h इंटू न्यू। क्या मैं बोलूंगा कि क्या ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई? हाँ जी, अगर आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स किया तब एक ये फिक्स वैल्यू है, लेकिन भाई आपको मालूम है पूरे स्पेक्ट्रम में गामा का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी अलग, विजिबल में भी इतने सारे कलर्स है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो क्या सभी का क्वांटम एक सिंगल पैकेट का एनर्जी सेम है? नहीं, h तो सबका सेम है, न्यू सबका सेम नहीं है। आपने लिखा ना वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड उसकी वैल्यू लिखी क्या, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। सबने लिख लिया? अच्छा जी, क्वेश्चन लिखिए तो, फाइंड द एनर्जी ऑफ सिंगल वेव पैकेट ऑफ अ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, पिटेगा तू, ध्यान से लिखा, चला कर साथ, छूट जाए तो बगल वालों से लिखा कर, दोबारा मेरे से रिपीट नहीं करा। फाइंड द रेडिएशन कहीं और से लिखो, फाइंड द एनर्जी ऑफ सिंगल पैकेट of radiation, find the energy of the single packet of the radiation having wavelength। अब देखो मैं किसका एनर्जी कैलकुलेट करा रहा हूं, एक्सरे का ना, हैविंग वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, यानी ये डेफिनेटली एक्सरे का कोई पार्ट है। तो अगर इतना वेवलेंथ कम है तो उसका आप क्या निकालो, एनर्जी निकालो। जल्दी निकालो एक पैकेट का एनर्जी, जल्दी करो, रिपोर्ट योर आंसर इन जूल। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, रिपोर्ट योर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने पढ़ा है ना यूनिट, अब वो पूरी चीजें हम यूज कर सकते हैं। करो ना उसको, क्या करना है, नहीं अभी एक करो तो फिर दोबारा, आ गया कितना है, क्या कर रहा है तू, मैंने डेटा क्या दिया देख ध्यान से, वेवलेंथ दिया है, और एनर्जी क्या होती है, हाँ चलो जल्दी करो बेटा, जब आ जाए हाथ उठा लेना, कितना जूल आया मुझे वैल्यू चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, जूल में। हाँ जी बेटा कर लिया, आइए देखते हैं, बताओ एनर्जी की वैल्यू हमने तो सुनी है कि h इंटू न्यू होती है, आपने भी यही सुना है थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने क्वेश्चन में गेम कर दिया, आपको वेवलेंथ दे दिया, कितना दे दिया, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बेटा बताओ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन तुम्हें नहीं पता है क्या, कब यूज करोगे वो, आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, तो न्यू की वैल्यू क्या होगी, c बाई, यूज दैट हियर, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। सी का वैल्यू नहीं पता है क्या आपको, एच की वैल्यू नहीं पता है, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है जी, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वेवलेंथ कितना है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 के पावर -10,
सारा एसआई यूनिट में लिखोगे तो देखो मीटर से मीटर उड़ जाएगा, सेकंड इनवर्स से सेकंड, जूल बचा रह जाएगा। आप ये -10 देखो, 10 के पावर को ध्यान से कैलकुलेट करो, -34 + 8 एंड +10। क्या आपको समझ में आ रहा है? नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस 6.626 इंटू 3 कितना आ गया ये? 1.98 इंटू 10 के पावर 9878। 10 के पावर ये जरा जोड़ के बताओ तो कितना आ रहा है? 18 ना। अरे अरे एक मिनट रिलैक्स, ये कितना आ रहा है पावर? 10 के पावर -16 आ रहा है ये पावर। अच्छा फिर उसके बाद डेसिमल मैंने इधर ले आया तो एक और पावर, तो 17 नहीं होगा, कम होगा ना जी, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 15 होगा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, नर्सरी क्लास में भेजो क्या वापस? इतना जूल आएगा इसका आंसर। गॉट इट? कैन यू कन्वर्ट दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? डू इट राइट नाउ, कन्वर्ट दिस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये देखो बड़ा वियर्ड सा लग रहा है ना, इतना कम वैल्यू है तो ये इस यूनिट में बेकार लग रहा है, थोड़ा छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पीछे अगर पेज पलटा किसी ने तो इसका मतलब कि वो रिवीजन नहीं हो रहा है। मैंने किस लिए बोला है कि रिवीजन करना है? किस लिए बोला है रिवीजन करके रख? हाँ जी सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अरे कितना सिंपल था यार, अब तुम लोग को इसके बाद भी ना याद हो तो तुम सच में पिटाई डिजर्व करते हो। मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको याद भी कराया था, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही वैल्यू याद करो, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 एंड बोलो जूल। यही बताया था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? तो आपको आंसर क्या दिया हुआ है भाई? 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब भाई आंसर आपका कितना आया था? आपने यहां से एनर्जी निकाला था 1.9878 10 के पावर माइनस, इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.9 इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? -15 जूल। अब 1 जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखूं तो इतना वैल्यू रख सकता हूं क्या? देखना 1 जूल की वैल्यू यही होती है, जूल की जगह पे रख देता हूं, 2 इंटू 10 के पावर -15 अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 और क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 19 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 के पावर -15 प्लस 19, अब ये 2/1.6 आ जाएगा, और ये कितना आ गया बेटा? 10 के पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2/1.6 will be approximately 1.25। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, एक सिंगल पैकेट की एनर्जी इतना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काफी बड़ा दिख रहा था, जूल में इतना छोटा दिख रहा है। समझ रहे हो ना, एटॉमिक लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है इतनी एनर्जी की। गॉट इट?
So this is the energy beta that we will get from a single packet. अच्छा देखो केमिस्ट्री में ना इतना ज्यादा यूज होने वाला है ये वैल्यू, इतना फ्रीक्वेंट यूज होने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसका एक रेडीमेड फॉर्मूला ही याद कर लो कि अगर मुझे एनर्जी निकालना हो तो बार बार ये कन्वर्जन ना करना पड़े। पहली बार तो मैंने करवा दिया, एनर्जी 1242 अपॉन लैम्डा, अगर वो नैनोमीटर में रखते हो तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज 1242। कहां से आया? इसी जगह से आया, hc बाई लैम्डा है ना, इसकी वैल्यू को निकाल करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में जब कन्वर्ट करोगे तो ये फैक्टर एक आएगा। या तो आप ऐसे ऐसे कर करके हर बार करो या चुपचाप यही लगा के कर दो, लेकिन यहाँ पे भी एक पंगा तो है ही, वेवलेंथ को नैनोमीटर में, विच इज अ वेरी स्मॉल टास्क ना, क्योंकि आपको h नहीं रखना है, c नहीं रखना है, नैनोमीटर में तो आप आराम से कन्वर्ट कर ही लोगे, कर लोगे ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन का जो मैंने क्लास आपका लिया था उसको रिवाइज करके आना अगली क्लास में, क्योंकि टेस्टिंग शुरू हो गई है अब आपकी उस सब चीजों की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।